Good morning, all of you. Today we'll start Coulomb's law. कूलाम का नियम यूपी बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कूलाम का नियम। अगस्टीन बी कूलाम ने इस नियम को दिया था। इस नियम में ये बताया गया है कि दो स्थिर आवेश के बीच जो है वैद्युत बल का मान कितना होगा, कितनी दूरी रखेंगे, कितना परिमाण रहेगा तो बल कितना लगेगा। कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम जानने के पहले हम लोग थोड़ा सा 11th के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में जान लें। न्यूटन साहब ने दिया था। कोई भी मास है r डिस्टेंस पर, दो द्रव्यमान है, मान लीजिए m1 और m2, और इनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है Fg, वो मासों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान के लिए बनाया गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण में है, ये लास्ट चैप्टर है 11th का। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है, सबसे कमजोर बल होता है, वीक फोर्स। वो बताया गया 11th में सबसे वीक फोर्स ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और फिर न्यूक्लियर। न्यूक्लियर इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक फोर्स, और इसमें आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बीच में है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बताया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वैद्युत चुंबकत्व में दो भाग होता है, एक स्थिर वैद्युतिकी होता है और एक जो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट के कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं। उतना नहीं जानना है, ये जानना है कि पदार्थ जो है, मैटर जो है, ऑक्युपाई स्पेस करता है, स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है। द्रव्यमान रहेगा तो दो द्रव्यमानों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करेगा, r दूरी। ये सदैव आकर्षित करता है, सदैव आकर्षण वाला होता है। अब आइए कूलम के बारे में देखा जाए। मान लीजिए दो आवेश हैं Q1 और Q2, उनके बीच r दूरी है। तो कूलम साहब ने बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिमिलरिटीज हैं, ये भी रेसिप्रोकल स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नियम को फॉलो कर रहा है। ये अमाउंट, मैग्नीट्यूड्स, चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मास के मैग्नीट्यूड
ये प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के डायरेक्टली है, अनुक्रमानुपाती है, ये भी द्रव्यमानों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। लेकिन यहाँ डिसिमिलरिटीज भी है, ये सदैव आकर्षण बल होता है जबकि ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। आकर्षण बल कब होगा, प्रतिकर्षण बल कब होगा, ये कूलम्स लॉ से क्लियर होगा ज्यादा। और कूलाम का नियम इन्हीं दो आवेशों के लिए स्थिर आवेश, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिफिनेशन दिए थे आप, स्थिर वैद्युतिकी की, स्थिर वैद्युतिकी में बताया गया है आपको प्रीवियस वीडियो में कि स्थिर आवेश के बारे में, रुके हुए आवेश, विरामावस्था में पड़े हुए आवेश के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, जिस विज्ञान की अंतर्गत शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, आवेश और स्थिर विरामावस्था। वह विज्ञान की शाखा है जो हम लोग स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। उसमें स्थिर आवेश से जो चीजें उत्पन्न होती हैं, जैसे वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव, दो डिफिनीशन में आपने लिखा होगा, दो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि और एक अदिश राशि। तो उसी में का एक पार्ट है वैद्युत बल। हम लोग वैद्युत बल के बारे में जानेंगे जो कि कूलाम के नियम से ही क्लियर होगा। कूलाम का नियम, काफी कुछ सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज हैं। गुरुत्वाकर्षण, इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ के अंदर द्रव्यमान होगा, क्योंकि हर एक पदार्थ, मैटर जो होता है, स्थान घेरता है, भार होता है, द्रव्यमान उसके अंदर होता है। पदार्थ जो होता है, सब्सटेंसेस जो होते हैं, अणुओं से मिलके बनते हैं। अणु जो होते हैं परमाणुओं से मिलके बनते हैं। परमाणु जो होते हैं अपने अपने फंडामेंटल पार्टिकलों से मिलके बनते हैं। उसी तरह जिसमें द्रव्यमान होगा उसमें आवेश भी होगा। द्रव्यमान का होना जितना त्रुत है, उतना ही त्रुत उसमें आवेश का भी होना है। द्रव्यमान है तो आवेश है, क्योंकि किसी मेटल्स को ले लीजिए आप, सोडियम को ले लेते हैं। अब सोडियम के पास 11 है इसका परमाणु क्रमांक, और 23 इसका परमाणु भार है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम लोग तो 281, अफवाह के नियम से नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे नील बोर 2n² का लॉ लगाया गया है। 28 के एलिमेंट, कोष, उपकोष, ऑर्बिटल्स, उसके बारे में 11। यहाँ प्रोटॉनों की संख्या भी 11 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या है, 11 है। ये आवेश है, बस अंतर यही है, ये प्लस आवेश वाले हैं और ये माइनस आवेश वाले हैं। ये प्लस में चलेगा और ये माइनस में। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन दे दे कि क्या बन जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए। नेचर में स्टेबिलिटी फाइंड करना नेचुरल लॉ है। एटम्स, परमाणु, केमिस्ट्री में आप लोग स्टडी किए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पाली का नियम, हाइजेनबर्ग का नियम, अफबाउ का नियम। वहां पर केवल समझाने के लिए हमने बताया कि ये पार्ट नहीं है कूलाम के नियम का, बस इतना समझाने कि आवेश, परमाणु जो होता है वो न्यूक्लियस है, इसके अंदर, उसके चारों तरफ ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बाइंड होते हैं, बंधे होते हैं, वो न्यूक्लियर फोर्स से होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच
जो फोर्स लगेगा उसको कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स, वैद्युत बल। ये प्लस और ये माइनस। इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करता रहता है, इसको घूमने के लिए बल कौन देगा? क्योंकि घूमने के लिए बल चाहिए, और वो घूमने वाला बल कौन सा होता है? अभिकेंद्र बल, mv²/r। 11th में आपने स्टडी किया है। सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्र बल। केंद्र की तरफ, फंडामेंटल नहीं है, मूल बल नहीं है, ये मूल बल है। ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं, या वैद्युत बल या कूलाम बल भी बोला जाता है। तो ये चीज तो यहाँ पर इसमें मास है, इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास मास है, प्रोटॉन है तो मास है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल है, यही वैद्युत बल क्या दे देता है? अभिकेंद्र बल दे देता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है अपने निश्चित कक्षाओं में, निश्चित ऑर्बिटल्स में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स में समझाया गया है। रदरफोर्ड्स मॉडल, नील बोर्स मॉडल, सोमरफील्ड मॉडल, बहुत से मॉडल हैं, थॉमसन मॉडल है। तो ये तो हो गया। उसी तरह का एक बल होता है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको ले लिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा? मास होनी चाहिए, इसमें नेसेसरी है कि ये वहीं लगेगा जहां पर, इसके लिए कंडीशन है, जहां पे दो स्थिर आवेश होंगे, और ये वहीं लगेगा जहां पर मास होगा, दो बॉडी होगी उसके अंदर दो मास होंगे, वहीं पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इसका मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स को देख समझा जाए कैसे? जैसे मान लीजिए, जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा था नाभिक के चारों तरफ, नाभिक था न्यूक्लियस, और ये घूम रहा था, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दिया, ये अभिकेंद्र बल दिया। उसी तरह अगर ये देखा जाए, बहुत से को रिलेशन करें अपने जीवन में, साइंस को रिलेशन करने की चीज है, वो भी फिजिक्स, मदर ऑफ ऑल साइंसेस, इट इज द बेस ऑफ ऑल साइंसेस, मां है सभी साइंस। तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम लोग बात करें, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, बल मतलब मास जहां पर है वहीं पर ये लगेगा, ये आकर्षण बल होता है। सन है, केपलर साहब ने बताया था अपने 3 लॉ में कि सन एक जगह स्थिर होता है, उसके चारों तरफ कुछ मास वाले बॉडी घूमते हैं, जिसे हम लोग ग्रह कहते हैं। तो सन के पास भी मास है, और इस बॉडी जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं उसके पास भी मास है। इनके बीच की दूरी r है। तो इन मास वाले बॉडी, मान लीजिए मास ऑफ सन्स है और ये मास ऑफ प्लैनेट्स है, ग्रह जिसको कहते हैं, वे आकाशीय पिंड जो सन सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। प्रीवियस क्लासेज 11th में आपने पढ़ा है, और ऐसा नहीं है कि 11th में पढ़ा तो 12th में काम नहीं देगा। IIT, नीट सारे एग्जाम्स में बेसिक फंडामेंटल्स ही पूछे जाते हैं। तो सन के चारों तरफ कौन घूम रहा है? ग्रह घूम रहा है। यहां पर जो बल लगेगा, द्रव्यमान सन का और प्लैनेट्स का, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम। तो यहां जो एफजी रहेगा, इसको घूमने के लिए इन दोनों के बीच, सूर्य और ग्रह के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही क्या देगा? अभिकेंद्र बल देगा। अभी टुवर्ड्स द केंद्र, टुवर्ड द सेंटर, नाम से क्लियर है, अभिकेंद्र। उस चीजों पर ध्यान दिया करिए, वर्ड्स पर। अभिकेंद्र, जैसे लिखते हैं हम लोग सदिश, सदिश, स मीन्स यस, और दिस मीन्स दिशा।
हाँ, जिसमें दिशा हो उसको सदिश कहते हैं। जैसे अदिश, अ मतलब नहीं, नॉट, दिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा न हो। मैग्नीट्यूड तो दोनों में होगा। तो सदिश राशि पहचानने का बेस्ट तरीका यही है कि अदिश सदिश। सदिश किसमें, जिसमें दिशा की बात की जा रही हो उसको अदिश सदिश कहेंगे, और जिसमें दिशा की बात नहीं की जा रही है उसे अदिश कहेंगे। उसी तरह अभिकेंद्र, गुरुत्वाकर्षण बल, कूलाम का नियम, वैद्युत बल। वैद्युत शब्द आ गया, चार्ज के बारे में बात कर रहा है, तो वैद्युत बल, वहां कूलाम के बल के बारे में बात करेंगे। हाँ, कूलाम का नियम आप वहीं लगाएंगे जहां पर बिंदु आवेश की बात होगी, स्थिर बिंदु आवेश। कूलाम वर्ड में, कूलाम के नियम में ये बात कही गई है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए वीडियो एकदम, अगर आप लोग को लिखने में दिक्कत हो तो जो हम बोल रहे हैं उसे नोट कर लिया करिए। कोशिश यही रहती है कि साफ सुथरा वीडियो आपके पास जाए। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप लोग, डिजिटल इंडिया। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम यही है कि स्थिर आवेश होना चाहिए और बिंदु आवेश होना। बिंदु आवेश क्या, छोटा आवेश नहीं, छोटे से नहीं, मतलब कोई बॉल है, बॉल के ऊपर छोटा सा बॉल है, क्रिकेट वाला बॉल है, उसके ऊपर अगर आवेश है चारों तरफ तो उसको कहेंगे, और एक बड़ा बॉल है तो क्या उसको भी कहेंगे? हाँ कहेंगे, लेकिन दूरी ज्यादा होनी चाहिए। बड़े बॉल के बीच की दूरी ज्यादा होनी चाहिए। वो बड़े दूरी ज्यादा रखा रहेगा तो उसको भी बिंदु आवेश कहा जाएगा। स्थिर होना चाहिए, रेस्टिंग कंडीशन, मोशन नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो, नो मोशन। मोशन हो जाएगा तो बात दूसरी हो जाएगी, और बात दूसरी हो जाएगी टॉपिक दूसरा हो जाएगा, वो आएगा अभी नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम लोग फोर्स को पढ़ेंगे, फील्ड को पढ़ेंगे और पोटेंशियल पढ़ेंगे, स्टैटिक फॉर्म में पढ़ेंगे, रेस्ट इन कंडीशन। ये दिमाग में बात होनी चाहिए। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभवों का अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को हम लोग स्थिर वैद्युत की कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। रटने की चीज नहीं है, इतिहास भूगोल नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट देखने की चीज है। तो कूलाम के नियम के बारे में थोड़ा चला जाए। कूलाम का नियम रियल में है क्या, आपने जान लिया। कूलाम का नियम कि स्थिर आवेश के बीच लगेगा, बिंदु आवेश के बीच लगेगा। अगर बहुत बड़ा सरफेस है, उस पर आवेश है तो उस बॉडी को थोड़ा सा डिस्टेंसेस ज्यादा रखेंगे तो भी बिंदु आवेश की तरह वर्कआउट करेगा। और छोटे छोटे आवेश हैं तो पास, मतलब दूरी पर चलना है आपको, दूरी रहनी चाहिए, आवेश रहना चाहिए, आवेश रुका रहना चाहिए, मीडियम हो, निर्वातो वायु हो, बहुत से कुचालक पदार्थ भी रख सकते हैं, वो अलग मैटर है। किस पर डिपेंडेंसी होती है, किस पर ये निर्भर करता है, वो अलग है। लेकिन यहाँ साफ सुथरा ये जानना है कि अगस्टीन डी कूलाम ने क्या कहा। उसने कहा कि अगर आवेश आप लेते हैं तो उनके बीच जो बल लगेगा कितनी मात्रा में लगेगा, कितनी दूरी रखेंगे, कितना आवेश रखा गया है, उस पर बल कितना लगेगा, ये बताया उसने। और उसमें कितने प्रकार के बल लगेंगे ये भी बताया। तो पहले तो देखा जाए कि कूलाम का नियम कहता क्या है। दो स्थिर, कूलाम का नियम, दो, इस नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू बीज लॉ, इस नियम
के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत स्थिर वैद्युत आकर्षण भी लिख सकते हैं आप, या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाणु के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत ब्रैकेट में आकर्षण या प्रतिकर्षण ब्रैकेट बंद बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, आवेशों के परिमाणु मैग्नीट्यूड्स कितने में है, 1 कूलाम है, 2 कूलाम है, 3 कूलाम है, माइक्रो कूलाम में है, पिको कूलाम में है, नैनो कूलाम में है, उसके परिमाणु के गुणनफल, परिमाण कितने अमाउंट्स में है उसके गुणनफल, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणनफल के प्रोडक्ट कहते हैं जिसको, के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच जो आवेश दो रखे गए हैं उनके बीच की जो दूरी है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको उतार लीजिए, ये चीज आप लोग लिखेंगे। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण, दो लगाया गया है, मतलब आकर्षण भी हो सकता है या प्रतिकर्षण भी हो सकता है, अथवा कर दें और सही रहेगा, अथवा। प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसके बाद दो आवेश रखेंगे हम लोग, आवेश Q1, आवेश Q2। पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है, इसके सेंटर से ये दूरी ले लेंगे, ये दूरी R है, इनके बीच जो बल लगेगा Fe भी नोट कर सकते हैं, Fe मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, Fg ग्रेविटेशनल फोर्स, Fm मैग्नेटिक फोर्स। तो Fv दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी में Fv दिया है, लिख सकते हैं आप, और Fv भी लिख सकते हैं। Q1 एंड Q2 परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। Fe की वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2 अपान R²। यहाँ पर K क्या है भाई,
ये तो बल हो गया, ये तो आवेश हो गया, ये तो दूरी हो गया, के कहाँ से आ गया। कोई भी लॉ बनाया जाता है, प्रोपोर्शनलिटी जब हटती है, अनुक्रमवादी का चिन्ह व्युत्क्रमवादी का चिन्ह जब हटता है तो वहाँ एक कांस्टेंट लगाया जाता है जिसे कहते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक या कूलम नियतांक। कूलम कांस्टेंट बोलते हैं इसको। F वैद्युत बल है, स्थिर वैद्युत बल। Q1 Q2 जो है परिमाण है, आवेश है, दो स्थिर बिंदु आवेश उनके परिमाण, और ये R उनके बीच की दूरी। और K क्या है, लिख लीजिए K कूलम नियतांक, या अनुक्रमानुपाती नियतांक भी कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अनुक्रमानुपाती मतलब द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान होना जरूरी है, आवेश भी है तभी लगेगा, और ये बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। अब आकर्षण कब होगा, प्रतिकर्षण कब होगा, ये चीज जानना है। जब दो, ये कहाँ कहाँ निर्भर कर रहा है देखा जाए, माध्यम पर आवेशों की मात्रा बढ़ा दें तो भी बढ़ जाएगा, मात्रा बढ़ाएंगे गुणनफल बढ़ेगा, दूरी बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा। मतलब ये जिसको अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं, प्रभावित कारक जो होते हैं इस बल को, कौन कौन कारक प्रभावित करेंगे, आवेश की मात्रा, दूसरा है बीच की दूरी, तीसरा है माध्यम, और एक चीज यही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल जो पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ते हैं, वहां पर माध्यम पर निर्भर वो नहीं करता। तो डिसिमिलरिटीज हो गई। लोग कंपेयर करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, ये नेक्स्ट में देखेंगे। फिलहाल देखा जाए कि कूलॉम का नियम किसके लिए था, दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए था, आवेश नंबर 1 आवेश नंबर 2, उनके बीच की दूरी अगर r है, आवेश रुके हुए हैं, तभी ये नियम अप्लाई किया जाएगा। और एक खास बात, ये नियम न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है, एक्शन रिएक्शन पे आधारित है। क्यों ऐसा कहा गया, किससे लिया गया है, थर्ड लॉ। न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिया था, इनर्शिया लॉ, rate of change of momentum law, second law, first law is the inertia law, second law is the rate of change of momentum law, third is the action reactions. Action reaction, तो action reaction पे निर्भर करेगा, उसको आवेश के प्रकृति के बारे में, मात्रा पर भी निर्भर करता है। अगर आवेश की मात्रा बदल दें तो बल बदल जाएगा, दूरी बदल दें तो बल बदल जाएगा, माध्यम बदल दें तो बल बदल जाएगा, और उसकी प्रकृति बदल दें आवेश की तो भी बल आकर्षण और प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो वहां पर न्यूटन साहब का थर्ड लॉ जो है वो वहां से ये कंसीडर किया गया है। कूलॉम साहब ने बताया, अगस्टीन डी कूलॉम ने इस बल के बारे में बताया। हाँ, के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग 1/4πε0, या लिख सकते हैं 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। जगह नहीं, यहां लिख दे रहे हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका मतलब के का जो वैल्यू है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और ये वैल्यू इक्वल होती है 1/4πε0। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, कब कैसे कौन सा फोर्स लगेगा ये देखा जाएगा। तो इसकी वैल्यू है 1/4πε0, 0 भी लिखा रहता है किताबों में, नॉट ε0, एप्सिलॉन इस तरह बनाएंगे आप, एप्सिलॉन समाप्त नहीं है मैथमेटिक्स का, ε0, एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट में यूजीएसटी, ये एप्सिलॉन नॉट है। तो कूलम्स का लॉ यही है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत स्थिर वैद्युत बल, आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, उनके बीच की दूरी हो, और
वो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और के एक कूलाम नियतांक या अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। के का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के की वैल्यू जो है 1/4πε0 के बराबर होती है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fe = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। हाँ, जब ये एयर मीडियम में हो, एयर या वैक्यूम में हो, तो वहां के लिए है इनके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक, कोई ऐसा पदार्थ न हो, ऐसा कुचालक पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक मतलब कुचालक, ऐसा पदार्थ न हो जिसमें करंट फ्लो आसानी से होता है, उसे कुचालक सुचालक कहते हैं। जिसमें कु मतलब खराब, तो उसको कुचालक कहते हैं। तो मोम न हो, कागज न हो, तेल बीच में न हो, कांच के टुकड़े न हो, ऐसे पदार्थों को कुचालक कहते हैं। बताएंगे कुचालक मतलब खराब चालक, खराब चालक। सु मतलब अच्छा। तो वायु मीडियम अगर रहता है तब तो भाई ठीक है, तब तो वहां पर आपको एक चीज नहीं दिखेगा, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां पर अप्रॉक्स 1 ले लिया जाता है। निर्वात के लिए 1 होता है, एयर के लिए भी लगभग उतना ले लेते हैं हम लोग। और ε0 की वैल्यू जो होती है 8.85 × 10⁻⁻12 होती है। 8.85 × 10⁻12। और इसका जो हम लोग लिखेंगे डायमेंशन या इसका मात्रा जो लिखेंगे यूनिट, वो कूलम स्क्वायर हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ε0 को, ε0 8.85 10⁻12 और यूनिट हो जाएगी इसकी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऐसा कंडीशन तब लगाया जाएगा जब दोनों आवेशों के बीच आर दूरी हो, एयर मीडियम या वैक्यूम की बारे में बात कर रहा है, कोई डायलैक्ट्रिक न हो। डायलैक्ट्रिक रहेगा तब बात दूसरी हो जाएगी, कोई मेटल हो जाएगा तो बात दूसरी हो जाएगी। के का मान हमेशा एक डायलैक्ट्रिक के लिए 1 से ज्यादा होता है, और डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 ग्रेटर होती है, 1 से ज्यादा होती है। किसके लिए? डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए। और इनफाइनाइट चली जाती है किसके लिए? मेटेलिक कंडक्टर के लिए। तो स्पेशल कंडीशंस में आते हैं, लेकिन जनरली हम लोग यही यूज करेंगे 1/4πε0 Q1 Q2/r², परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, निर्वात की